गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम सावन तो दूसरे का नाम मयंक था। एक तरफ सावन का परिवार धन दौलत से संपन्न था। पिता रामदास जी हीरे के बड़े व्यापारी थे, जिनकी गिनती देश के नामी रईसों में होती थी। तो दूसरी तरफ मयंक एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, जिसके पिताजी मंडी में सब्जी की दुकान लगाया करते थे। आज की रेस हम इस गाड़ी से लगाएंगे। मैंने खास रेसिंग के लिए खरीदा है इस गाड़ी को। ये तो काफी महंगी गाड़ी लगती है दोस्त। अगर महंगी हुई भी तो क्या हुआ मेरे भाई, तुम्हारी दोस्ती से बढ़ के थोड़ी है कार। मेरी गाड़ी हो और आगे की सीट पे तुम ना बैठे हो, मैं ऐसी गाड़ी कभी नहीं चलाऊंगा। सावन ने इस बात को जरा भी तवज्जो नहीं दिया कि वो मयंक से ज्यादा दौलतमंद है। वो हमेशा से ही मयंक के साथ है, उसके बीच रहकर उसी की दुनिया में जिया है। मयंक के घर में एक जुड़े हुए परिवार की बाध्यताएं थी। घर का कोई भी फैसला सबसे चर्चा करने के बाद ही लिया जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए यह बाध्यताएं बेहद ही कारगर थी। भैया, मुझे स्कूल जाने के लिए साइकिल की जरूरत है। पिताजी से कहिए ना कि वह मेरे लिए साइकिल खरीद दे। साइकिल के लिए दादाजी से कहो बहन, पिताजी उनकी बात को कभी नहीं टाल पाएंगे। तुम्हें जल्दी ही नई साइकिल मिल जाएगी। अरे हाँ भैया, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं अभी जाकर दादाजी को बोलती हूँ साइकिल के लिए। रिंकी मयंक की इकलौती बहन थी और पूरे परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। वो पढ़ाई में बेहद होशियार और समझदार थी। भैया चलिए खाना खा लीजिए। अभी नहीं, कुछ वक्त बाद खाऊंगा। नहीं, अभी खाओ, वरना मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि आप खाना खाने से मना कर रहे हो। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि नहीं खाऊंगा? क्यों अपने मन से कुछ भी बोलती हो बहन? मुझे और भी बहुत काम है, अभी चलिए और खाना खा लीजिए। मयंक के मन में आज सब्र का बांध टूटने वाला था। वो रोज की लगने वाली बंदिशों से परेशान था। तुम तो परेशान करके रख देती हो। एक पल भी मुझे इस घर में चैन से जीने की इजाजत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना है मुझे खाना। हर रोज एक ही नाटक अब मेरी सहन के बाहर है। एक तरफ मयंक अपने घर की बंदिशों से नाराज होकर घर के बाहर निकल गया था, तो दूसरी तरफ सावन के घर में भी कुछ यही स्थिति डेरा डाले हुई थी। बेटा सावन, मैं और तुम्हारी मम्मी एक जरूरी काम से शहर जा रहे हैं। हमें आने में 2 दिन लग जाएगा। तब तक दाई माँ रहेंगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब आप लोग जा ही रहे हो तो दाई माँ को भी छुट्टी दे दो। क्या जरूरत है उन्हें मेरी जिम्मेदारी देने की? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आप लोग जाइए। नहीं बेटा, दाई माँ तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेंगी और तुम भी ज्यादा उन्हें परेशान मत करना और वक्त पे घर आ जाया करना। हाँ हाँ ठीक है पिताजी, अब आप लोग जाइए। मयंक और सावन दोनों ही अपने अपने परिवार के रवैये से नाखुश रहने लगे। एक दिन मयंक और सावन नदी के पास बिल्कुल उदास बैठे थे। दोनों के मन में अलग अलग तरह की दुविधा चल रही थी। दोनों ही अपने परिवार से निराश होकर एकांत में आए थे। नहीं रहना भाई मुझे ऐसे घर में, जहाँ बात बात पर घर वाले टोकते रहते हैं, पूछ पूछ कर परेशान कर देते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो। अरे मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, अपने फैसले लेना जानता हूँ। मयंक यकीन मानो तुम यहाँ सबसे ज्यादा ठीक हो। यहाँ तुम्हारी कम से कम कोई फिक्र करने वाला तो है। मेरा देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या खाया, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पिया कि नहीं पिया, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं घर का एक लौता बेटा हूँ, फिर भी मेरे घर वालों को देखो, मुझे दाई माँ के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। इतनी ज्यादा दौलत है उनके पास, फिर भी उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उनके पास अगर वक्त है तो सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने का। नहीं भाई, सुकून है तुम्हारे घर में, कोई परेशान करने वाला नहीं है तुम्हें मेरे घर की तरह। हाँ, मेरे घर में रहते तो तुम्हारा पूरे समय सिर चकरा रहा होता। तुम्हारी जिंदगी सबसे मस्त है दोस्त, अपने मन के मालिक बनकर घूमते रहो। मुझसे ज्यादा बेहतर जिंदगी तुम्हारी है मेरे भाई, कम से कम पूरा परिवार तो तुम्हारे साथ है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं दोस्त। तुम्हें दूर से जरूर लगता होगा कि भरे पूरे परिवार में खुशियाँ 2 गुनी मिलती हैं, पर इस भरे पूरे परिवार के भी अपने ही कष्ट हैं। तुम जब तक रहोगे नहीं ना,
तब तक नहीं समझ पाओगे कि मैं किस कष्ट में हर रोज जीता हूँ। काश मयंक ऐसा कोई तरीका होता कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी जी पाते। तुम्हें तब समझ आता कि तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा मस्त है और मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा अकेली। पैसा तो है मेरे पास पर सुकून नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में भले ही पैसा कम हो लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार तो है, वो तुम्हारे साथ कम से कम खड़ा तो है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारी जिंदगी को दौलत के साथ इन उलझनों से परे रखकर बनाया है। असल में मयंक और सावन दोनों ही अपने अपने दैनिक जीवन से हताश और निराश थे। उन्हें यही लगता था कि वो किसी जेल में कैद होकर पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उन्हें किसी नई उम्मीद की दरकार थी। उसी उम्मीद की मिसाल बनकर एक संत उस नदी के किनारे पानी लेने के लिए आए। तुम्हारी तकलीफ में नादानी है बच्चों, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। बाबा, आपको कैसे मालूम कि हम तकलीफ में जी रहे हैं या हमें किसी तरह की समस्या है? माथे की सिकन हर तकलीफ की कहानी बता देता है बच्चों। तुम दोनों का चेहरा बता रहा है कि तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। बोलो बच्चों, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं बाबा, आपका अंदाज बिल्कुल सही है। आपने जो जो बात कही वो एकदम सही है। हम बेहद तकलीफ में हैं। अगर आपके पास कोई समाधान है तो हमें जरूर बताइए। समाधान जानने के लिए समस्या बतानी पड़ती है बच्चों। बोलो, तुम दोनों की समस्या क्या है? क्यों तुम दोनों एक साथ शोक मग्न अवस्था में यहाँ नदी के किनारे बैठे हो? बाबा, हम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी जीनी है। हम दोनों अपनी निजी जिंदगी से खुश नहीं हैं। क्या कोई ऐसा समाधान है आपके पास? समाधान तो है बच्चे, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस जाने का। मंजूर है बाबा, बिल्कुल मंजूर है। नहीं चाहिए मुझे धन दौलत, मुझे मयंक जैसा बना दीजिए। मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए जो हमेशा हर वक्त मेरे पास रहे। हाँ बाबा, मुझे भी नहीं चाहिए परिवार का साथ। मुझे परिवार के दबाव और उलझनों से दूर सावन के जैसा बना दीजिए। हाँ तो ठीक है, यह जल पी लो। इस जल को पीते ही तुम दोनों की दुनिया आपस में बदल जाएगी। तथास्तु, ये लो, यह जल पी जाओ। संत ने एक लोटे में जल देकर सावन और मयंक को पिलाया, जिसके बाद से दोनों की जिंदगियां आपस में बदल गई। मयंक की जिंदगी लेकर सावन मयंक के घर गया। दरवाजे में दस्तक देते ही रिंकी ने दरवाजा खोला। आ गए भैया, बैठो, पानी लेकर आती हूँ। पिताजी बहुत गुस्सा थे जब बिना खाना खाए आप घर के बाहर निकल गए थे। चिंता मत करना, मैंने उन्हें यह बोल दिया है कि आप मेरे किताबें पता करने के लिए गए हैं। मयंक भी एकदम बुद्धू है, कितना ध्यान रखते हैं उसके परिवार वाले उसका। अच्छा हुआ मैंने मयंक जैसी जिंदगी अपना ली। भैया ये लीजिए, खाना खा लीजिए अब। इसके बाद बाजार जाकर सब्जियां पहुंचानी है दुकान पर। बस इतने से काम से मयंक डर गया था। थोड़ी सब्जियां दुकान पर पहुंचाकर अगर मेरा परिवार मेरा इतना ज्यादा ध्यान रख रहा है तो मैं कभी ना छोड़ूं इस जिंदगी को। शुरुआती दौर में मयंक भी सावन की जिंदगी लेकर उसके बंगले में चला गया। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मयंक को भूख का एहसास हुआ। डाइनिंग टेबल पर दाई माँ ने खाना बनाकर रख दिया था। वाह, कितनी आजादी है यहाँ। डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया गया है। जब मेरा मन करेगा मैं तब खाऊंगा। मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है यहाँ पर। काश वो बाबा हमें पहले मिल गए होते तो इतनी आलीशान जिंदगी इतनी देर से नहीं मिलती मुझको। उसे खाने के बाद वापस सोफे पर पसरकर टीवी देखने लग गया। वाह, ये होती है राजाओं वाली जिंदगी। खाओ पियो ऐश करो, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है यहाँ पर। अब तक मेरा घर होता तो कब का 3 बार रिंकी का और 5 बार मम्मी का बुलावा आ चुका होता कि भैया ये कर दो, मयंक वो कर दो।
अब इन परेशानियों को झेल रहा होगा बेचारा सावन। हाँ, वो मूर्ख है जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। शाम का पहर हो चुका था। सावन और मयंक खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी को जी रहे थे। खुशी से सावन बाजार जाकर अपना पसंदीदा नाश्ता करके आया था। वाह भाई, आज तो बहुत नाश्ता हो गया, अब घर जाकर खाना ही नहीं खाऊंगा। और मयंक पूरे दिन सावन का वातानुकूलित कमरे में सोते हुए आराम करता रहा। सावन ने जैसा सोचा था वैसा ही घर जाकर किया। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर खाना खाए बगैर ही सो गया। भैया खाना खा लीजिए, सब इंतजार कर रहे हैं। सावन जानता था कि अगर वो किसी से भी बात कर लिया तो संत बाबा के जादू का असर खत्म हो जाएगा। नतीजन उसने कुछ भी नहीं कहा और गहरी नींद में सो जाने का नाटक करने लग गया। ठीक है भैया, खाना नहीं खाओगे तो पिताजी की बात याद है ना, सुबह घर के सारे बर्तन आपको ही धुलने पड़ेंगे। अरे यार, मुझ में तो अब खाना खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। मेरा पेट तो पूरी तरह भर चुका है। ठीक है, सुबह बर्तन धोने से अगर खाना खाने के दबाव से मुक्ति मिल सकती है तो ठीक है, मैं सुबह बर्तन धो दूंगा। मन में सोचते हुए सावन ने अपनी गहरी नींद को जारी रखा। दाई माँ सावन के घर आती थी, 3 वक्त का खाना बनाकर अपने घर चली जाती थी। सावन की जिंदगी में मयंक के लिए यही खास बात थी कि उस पर खाना खाने की बंदिश नहीं थी। कमरे के बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। खाना खाते वक्त मयंक के गले में खाना अटक गया। रिंकी, पानी ला। रिंकी, पानी। थोड़ी देर बाद मयंक को ये एहसास होने लग गया कि उसकी जिंदगी में रिंकी नाम की कोई बहन नहीं है जो उसे एक आवाज में पानी लाकर दे देती है। मयंक खुद उठकर पानी लेकर आया और उसे पिया। आधी रात के वक्त कमरे में अचानक ही सावन की नींद खुल गई। मयंक के छोटे से घर में मच्छर बहुत लगते थे। उन मच्छरों ने सावन को नींद से उठा दिया था। उफ, ये मच्छर, पता नहीं मयंक इनके बीच में कैसे सोता होगा। पूरी रात सोने नहीं दिया इन्होंने मुझे। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई और दरवाजे पर फिर से रिंकी ने आवाज लगाई। उठ जाइए भैया, उठकर सबसे पहले आपको बर्तन धुलने हैं। रात को खाना न खाने की सजा को जल्दी पूरी करो। अरे यार, ये मयंक के घर में कोई दाई माँ नहीं आती है क्या जो खाना और बर्तन सब करके दे दे? खामखा एक तो रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया, ऊपर से सुबह उठकर ये बर्तन धोने की दिक्कत। अब मैं और सहन नहीं कर सकता, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। भैया उठिए, जल्दी कीजिए, मैंने सारे बर्तन बाहर निकाल दिए हैं। सावन को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार बर्तन धुलना पड़ा, वो भी मयंक बनकर। जल्दी से काम खत्म करने के बाद हताश होकर वो फिर से उसी नदी के किनारे जाकर बैठ गया जहाँ पर वो बाबा उसे मिले थे। दूसरी तरफ सुबह उठकर मयंक ने नींद में ही आवाज लगाना चालू किया। रिंकी, जल्दी से पानी गर्म कर दे बहन। थोड़ी देर बाद नींद से उठते ही मयंक को अपनी असल जिंदगी का एहसास हुआ। मयंक को भी समझ आ चुका था कि उसकी वास्तविक जिम्मेदारी इस नई जिंदगी में छूटते जा रही है। हर बार उसे उसकी बहन रिंकी की कमी खल रही है। नतीजन वो भी उसी नदी के किनारे की तरफ चल दिया जहाँ से उसे यह दौलतमंद जिंदगी मिली थी। नदी के किनारे पहुंचकर मयंक ने देखा कि वहाँ सावन पहले से ही पहुंचा हुआ है। दोनों ही अपने मन में एक पीड़ा लिए उस नदी के किनारे पर आए थे। कैसा लग रहा है मेरी जिंदगी में आकर तुम्हें दोस्त? यार मयंक, सब कुछ पर्याप्त है पर सुकून नहीं है। वहाँ परिवार तो है पर मुझे नहीं लगता कि मैं उस परिवार को संभालने लायक इंसान हूँ। मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है पर मैं वहाँ खुश भी नहीं हूँ। तुम बताओ दोस्त, तुम्हें मेरी जिंदगी में जाकर कैसा लगा? एक बेहद ही आलीशान जिंदगी है तुम्हारी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ हर सुख सुविधाएं हैं और कोई भी मुझे परेशान करने वाला भी नहीं है। जब दिल करे खाओ, मन ना करे तो मत खाओ। कोई बोलने वाला और टोकने वाला भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा जिंदगी में चाहता था। लेकिन क्यों? इतना सब कुछ बोलने के बाद तुम खुश क्यों नहीं हो? मैं खुश नहीं हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का मोह है, मेरे परिवार का मोह है। हर छोटी छोटी बात पर अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को खुद से दूर जाता हुआ मैं महसूस करता हूँ। यही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहता हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहता हूँ। आज मेरे माँ पिताजी शहर से वापस लौट आएंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। चलो
चलकर संत बाबा को खोजते हैं। अब वही हमें वापस अपनी जिंदगी में जाने का उपाय बताएंगे। हाँ मयंक, एकदम सही कह रहे हो तुम। चलो संत के पास वापस चलते हैं। नदी के किनारे ही संत बाबा की कुटिया हुआ करती थी। संत बाबा उसी कुटिया में विश्राम कर रहे थे जब सावन और मयंक ने उन्हें आवाज लगाई। क्यों, क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों फिर से यहाँ आ गए हो? तुम्हें तो जिंदगी मिल गई थी ना अपने मन मुताबिक। हमें माफ कर दीजिए बाबा जी, हम पुरानी जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं। हाँ बाबा, हमें हमारी पुरानी जिंदगी वापस लौटा दीजिए। हमसे गलती हो गई। जिस जल्दबाजी में हमने कदम उठाया उसके दुष्परिणामों का एहसास हमें 2 ही दिन में हो गया। अब और दिन हम इसको नहीं सह सकते। हमें हमारी अपनी जिंदगी लौटा दीजिए। बाबा जी हमें माफ कर दीजिए। हमें ये एहसास हो चुका है कि हम दोनों अपने अपनी जिंदगी के लिए ही बने हैं। देखो बच्चों, ऊपर वाले के लिए गए फैसले पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वह जो भी बनाता है बिल्कुल सोच समझ कर ही बनाता है। यही प्रकृति का नियम है। और जो भी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है उन्हें इसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। ऊपर वाले को धन्यवाद कहो जो तुम्हें इस गलती का एहसास सिर्फ 2 दिनों में ही दिला दिया। उन्होंने इस जिंदगी को एक कोरे कागज की तरह बिल्कुल साफ सुथरा बनाया है उसने। इस कोरे कागज में अपने रंग भरकर अपनी जिंदगी को सुंदर बनाओ। यही प्रकृति का असली सत्य है। अंत में संत बाबा ने सावन और मयंक को उनकी अपनी अपनी जिंदगियां वापस कर दी।